वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अब देखिए, अब तक की चर्चा से आप समझ चुके होंगे कि आखिर हम बोलते कैसे हैं। चलिए हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं ध्वनि के संचरण पर, यानी ट्रांसमिशन ऑफ साउंड पर। संचरण को अंग्रेजी में बोलते हैं हम ट्रांसमिशन। ध्वनि के संचरण का मतलब होता है ध्वनि के एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने के तरीके पर। देखिए, हम आपको बता चुके हैं कि ध्वनि या साउंड जो एक प्रकार की ऊर्जा है, उससे हमारा तात्पर्य उन कंपनों से है, उन वाइब्रेशन से होता है जो कि किसी ना किसी माध्यम की सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचते हैं। ठीक है, स्पष्ट है कि ध्वनि के, साउंड के एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने के लिए किसी ना किसी माध्यम का होना जरूरी होता है, अनिवार्य होता है। हम आपको बता भी चुके, माध्यम की प्रकृति, माध्यम की नेचर, चाहे ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस हो, कैसी भी अवस्था हो माध्यम की, कैसी भी स्टेट हो माध्यम की, परंतु ध्वनि के लिए, साउंड के संचरण के लिए, ट्रांसमिशन ऑफ साउंड के लिए
यानी ध्वनि के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए माध्यम अपरिहार्य होता है, अनिवार्य होता है। अपरिहार्य एक शब्द होता है, अपरिहार्य, और एक होता है अनिवार्य। अनिवार्य का मतलब होता है जरूरी, अपरिहार्य का मतलब जिसको छोड़ा ना जा सके। ये भी इसका मतलब भी जरूरी हो गया, याद रखें। तो माध्यम चाहे से कैसा भी हो, ठोस हो, द्रव हो, गैस हो, परंतु ध्वनि के संचरण के लिए, ध्वनि के साउंड के ट्रांसमिशन के लिए, संचरण के लिए, यानी ध्वनि के एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने के लिए माध्यम अपरिहार्य होता है। माध्यम के अभाव में ध्वनि का संचरण संभव नहीं है। और यही कारण है कि चंद्रमा पर और अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्री जो होते हैं वो आपस में बातचीत नहीं कर सकते हैं। जैसे हम पृथ्वी पे बातचीत करते हैं ना, ऐसे हम चंद्रमा पे बातचीत नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वहां पर माध्यम नहीं है, और ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम होना जरूरी होता है। इतना ही नहीं, जिस माध्यम के कण जितने अधिक पास पास होंगे, माध्यम भी कई प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव, गैस। हम जानते हैं ठोस के अंदर सबसे पास होते हैं कण, द्रव में थोड़े दूर दूर होते हैं, और गैस में तो और भी दूर होते हैं, इस तरह से। ठीक है। तो जिस माध्यम के कण जितने अधिक पास होंगे, जितने अधिक निकट होंगे, पास पास होंगे, उस माध्यम में ध्वनि की जो चाल है, साउंड की जो स्पीड है, वो उतनी ही ज्यादा होती है। इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि ठोस के अंदर जो भी ठोस हैं, जो भी सॉलिड चीजें हैं, ठोस के अंदर ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है, सबसे ज्यादा होती है। उसके बाद में द्रव जो होती हैं, लिक्विड जो चीजें होती हैं, उसके अंदर ध्वनि की चाल होती है। क्यों? क्योंकि ठोस के अंदर जो कण होते हैं माध्यम के, वो सबसे पास होते हैं, लिक्विड में थोड़े दूर होते हैं, इसलिए इसमें ठोस से थोड़ी कम स्पीड होती। ठीक है। इसी तरह से सबसे कम अगर स्पीड हम देखें ध्वनि की, साउंड की, तो वो होती है किसमें? गैस में, गैसीय माध्यम में। ठीक है, बात आई समझ में? ठोस में ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है। आपसे कोई पूछे कि सबसे ज्यादा चाल ध्वनि की किसमें होती है, तो ठोस में। उससे कम द्रव में होती है, और सबसे कम होती है वायु में। अगर हम वायु में ध्वनि की चाल की बात करें, वायु में ध्वनि की गति की बात करें, तो 0 डिग्री तापमान पर, अगर टेम्परेचर 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री तापमान पर वायु में ध्वनि की जो चाल होती है, जो स्पीड होती है, वो होती है 331 मीटर प्रति सेकंड, प्रति सेकंड। याद रखने वाली चीज है। वायु में ध्वनि की जो चाल होती है वो कितनी होती है? 331 मीटर प्रति सेकंड। और कितने टेम्परेचर पे है ये चाल? 0 डिग्री टेम्परेचर पर। अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है तो ये चाल कम हो जाती है, और घट जाता है तो ये चाल बढ़ जाती है। अब टेम्परेचर बढ़ने से चाल क्यों बढ़ती है? क्योंकि हम जानते हैं, हमने थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था कि माध्यम के कण जितने दूर होंगे उतनी स्पीड कम होती है, और जितने पास होंगे उतनी स्पीड तेज होती है। जब टेम्परेचर बढ़ गया
इसका मतलब हवा के जो कण हैं उनकी डिस्टेंस बढ़ गई है। इसका मतलब जो चाल है वायु ध्वनि की वो कम होगी। और अगर टेम्परेचर कम हो गया तो चाल बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि उसके माध्यम के जो कण होते हैं, हवा के जो कण होते हैं, वो पास पास आ जाते हैं। ठीक है। और यही कारण है, आपने देखा होगा जब बारिश होती है, बारिश के बाद में जब हम बातचीत करते हैं या रात का जब समय होता है तो आवाज दूर तक हमें सुनाई देती है, क्योंकि इस समय टेम्परेचर कम होता है और वायु के कण जो हैं वो पास पास होते हैं, जिस वजह से वायु के जो ध्वनि की जो गति होती है, साउंड की जो स्पीड होती है, वो बढ़ जाती है। आपको याद करने वाली बात सिर्फ इतनी है कि वायु में ध्वनि की जो गति होती है वो होती है 331 मीटर प्रति सेकंड, और वो होती है 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे ध्वनि संबंधी, साउंड से संबंधित 6 प्रमुख शब्दों पर। ये 6 प्रमुख शब्द कौन से हैं? नंबर 1 कंपन, जिसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं वाइब्रेशन, कई बार हम जिक्र भी कर चुके हैं इसका। नंबर 2 आयाम, जिसको हम विस्तार भी बोलते हैं और अंग्रेजी में बोलते हैं एम्पलीट्यूड। नंबर 3 आवृत्ति, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। नंबर 4 आवर्तकाल, जिसको हम कंपन काल भी कह देते हैं और अंग्रेजी में इसको बोलते हैं टर्नओवर टाइम। नंबर 5 तरंग दैर्ध्य, जिसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं वेवलेंथ। और नंबर 6 ध्वनि की चाल, यानी स्पीड ऑफ साउंड। ये 6 प्रमुख शब्द हैं। आइए अब हम बारी बारी से इन सभी शब्दों पर विचार करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पहले शब्द पर, यानी कंपन पर। कंपन को हम कहते हैं वाइब्रेशन। जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं कि कंपन या वाइब्रेशन का मतलब क्या होता है। कंपन या वाइब्रेशन किसे कहते हैं? किसी वस्तु की, कोई भी वस्तु हो, किसी वस्तु की अपनी माध्य स्थिति के, जो उसकी मिडिल पोजीशन होती है, जीरो वाली जो पोजीशन होती है, किसी वस्तु की अपनी माध्य स्थिति के इर्द गिर्द, इर्द गिर्द में आगे पीछे या ऊपर नीचे दोनों बातें आ जाती हैं। किसी वस्तु की अपनी माध्य स्थिति के इर्द गिर्द या आगे पीछे या ऊपर नीचे जो गति होती है, जो मूवमेंट होता है, उसको हम कंपन या वाइब्रेशन कहते हैं। ठीक है। अब कंपन में जो कंपन कर रही वस्तु होती है वो अपनी माध्य स्थिति से, यानी जीरो वाली पोजीशन से आगे पीछे या ऊपर नीचे, जिसको कि हम इर्द गिर्द शब्द इस्तेमाल करते हैं, अपनी अधिकतम सीमा तक विस्थापित होती है, डिस्प्लेस होती है। कैसे? उदाहरण के लिए मान लीजिए ये कोई धागा है, ये धागा है और इस धागे की ये जो पोजीशन है जीरो वाली है, यानी ये इसकी माध्य स्थिति है, माध्य स्थिति। इस धागे को हमने हाथ से पकड़ के थोड़ा खींचा, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है, और फिर खींच के छोड़ दिया। ठीक है। तो क्या हुआ? हम देखते हैं कि ये जो धागा है, ये जो हमारी माध्य स्थिति थी, ये वाली जीरो वाली, इस स्थिति से इस साइड में, ऊपर और नीचे, दोनों तरफ क्या करता है? गति करने लग जाता है, मूवमेंट करने लग जाता है, और अधिकतम सीमा तक मूवमेंट करता है, मैक्सिमम लिमिट तक मूवमेंट करता है। मान लीजिए
ये ऊपर वाली मैक्सिमम लिमिट है ए, इसको हमने ए बोल दिया, और नीचे वाली जो मैक्सिमम लिमिट है इसको हमने बोल दिया बी, और बीच वाली तो जीरो हो ही गई, माध्य स्थिति तो जीरो है ही। ठीक है। अब देखिए एक कंपन का मतलब क्या है। एक कंपन का मतलब यह है कि ये जो धागा है अपनी माध्य स्थिति यानी जीरो से पहले तो ए पॉइंट पर पहुंचेगा, उसके बाद में वापस आएगा और इस जीरो से गुजरते हुए वापस से बी पॉइंट पर पहुंचेगा, और बी से वापस से ए पर आएगा। यहां पर जब वापस से ए पर नहीं, सॉरी, जीरो पर आएगा, तो जब जीरो से चल करके धागा ऊपर की ओर अधिकतम ए तक विस्थापित होगा, डिस्प्लेस होगा, और नीचे की ओर अधिकतम बी तक विस्थापित होगा, डिस्प्लेस होगा, और वापस से पुनः जीरो पर यानी माध्य स्थिति पर जब वो पहुंच जाता है तो हम कहते हैं कि एक कंपन पूरा हो गया। एक कंपन को हम किस तरह से प्रदर्शित करेंगे? देखिए, हमने बताया कि जीरो से कहां पहुंच रहा है। देखिए, इसको हम इस तरह से करेंगे, मान लीजिए जीरो है, जीरो, तो जीरो से पहले तो पहुंचा कहां पर? ए पर। ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ? ए से पुनः लौटेगा और फिर से जीरो पर पहुंचेगा, और जीरो पर पहुंचने के बाद में बी साइड में अधिकतम विस्थापन करेगा, ये बी पर पहुंच गया, और बी पर पहुंचने के बाद में पुनः जीरो तक आएगा, ये। तो ये जो तरीका है, ये जो है हमने बना के दिखाया है आपको, इससे हम एक कंपन को प्रदर्शित करते हैं। समझ रहे बात को? कंपन का मतलब क्या होता है? किसी वस्तु की अपनी माध्य स्थिति के इर्द गिर्द या आगे पीछे जो गति होती है, जो मूवमेंट होता है, उसको हम कंपन या वाइब्रेशन कहते हैं। और एक कंपन का मतलब क्या हुआ कि किसी वस्तु की अपनी माध्य स्थिति से माध्य स्थिति के इर्द गिर्द जो अधिकतम विस्थापन है वहां तक पहुंचने के बाद में जब वो वापस से जीरो पे आ जाता है, उसको हम कहते हैं एक कंपन। ठीक है। और कंपन को प्रदर्शित कैसे करेंगे? इस तरह से, पहले हमने जीरो बनाया, जीरो बनाने के बाद में एक एरो बनाया इस साइड में, और ये बताया कि ये ए तक अधिकतम विस्थापन हुआ है। उसके बाद में पुनः दूसरा एरो बनाया और ये बताया कि वापस से जीरो पर यानी माध्य स्थिति पर पहुंचा है, और माध्य स्थिति पे पहुंचने के बाद में फिर ये पहुंचा है आगे बी पॉइंट तक। ठीक है। और बी से पुनः वापस से लौटा है जीरो पर। ठीक है। इस तरह से हम इसको प्रदर्शित करते हैं एक कंपन को। ठीक है। तो ये तो बात हो गई हमारी कंपन की। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले प्रमुख शब्द पर, जिसका नाम है आयाम या विस्तार या एम्पलीट्यूड। अब सवाल उठता है कि आयाम, विस्तार या एम्पलीट्यूड जो होता है, इसका मतलब क्या होता है? देखिए, कंपन करने वाली वस्तु द्वारा, जो भी वस्तु कंपन कर रही है उसके द्वारा अपनी माध्य स्थिति के, अपनी जीरो वाली जो पोजीशन होती है उसके इर्द गिर्द में ऊपर नीचे आगे पीछे दोनों बातें आ जाती हैं। कंपन करने वाली वस्तु द्वारा अपनी माध्य स्थिति के, जीरो वाली स्थिति के इर्द गिर्द किए जाने वाले अधिकतम विस्थापन को हम आयाम, विस्तार या एम्पलीट्यूड कहते हैं। आई बात समझ? ठीक है। कंपन की अधिकतम सीमा, मैक्सिमम जो लिमिट है, उसको हम आयाम, विस्तार या एम्पलीट्यूड कहते हैं। उदाहरण के लिए, जैसा कि हमने आपको अभी बताया था कि एक धागे को हम लेते हैं, खिंचे हुए धागे को, और उसको उंगली से या हाथ से अपन एक बार खींच लेते हैं, खींचकर छोड़ देते हैं और कंपन होने लगता है। तो ये जो ऊपर की तरफ अधिकतम विस्थापन है, ये
या नीचे की तरफ जो अधिकतम विस्थापन है, डिस्प्लेसमेंट है, इसको हम कहते हैं आयाम विस्तार या एम्पलीट्यूड। जैसा कि इस अगले चित्र में दिखाया हुआ है कि ये कोई ध्वनि तरंग हमने दिखाई है इस तरह से इस चित्र के अंदर। तो ये ध्वनि तरंग जो है ये इसकी जीरो वाली पोजीशन, माध्य स्थिति है। तो इसमें ये जो हाइट है ये अधिकतम विस्थापन है। तो माध्य स्थिति से जो अधिकतम विस्थापन है उसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड, आयाम या विस्तार। ठीक है, तो आयाम या विस्तार समझ में आ गया। कंपन करने वाली वस्तु द्वारा अपनी माध्य स्थिति के इर्द गिर्द किए जाने वाले अधिकतम मैक्सिमम विस्थापन को, डिस्प्लेसमेंट को हम आयाम, विस्तार या एम्पलीट्यूड कहते हैं। ठीक है, चलिए ये तो बात हो गई हमारी आयाम, विस्तार या एम्पलीट्यूड की। अब हम चलते हैं हमारे अगले शब्द पर जिसका नाम है आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी। सवाल उठता है कि आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब क्या होता है, कहते किसको है आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी। देखिए, प्रति सेकंड यानी हर एक सेकंड में किए जाने वाले कुल कंपनों की संख्या को, प्रति सेकंड किए जाने वाले कुल कंपनों की संख्या को हम क्या कहते हैं, आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी कहते हैं। आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी किसको कहते हैं, प्रति सेकंड यानी हर एक सेकंड के अंदर, एक सेकंड की अवधि के अंदर किए जाने वाले कंपनों की कुल संख्या को हम आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी कहते हैं। क्या आप कंपन कर रही किसी वस्तु की आवृत्ति बता सकते हैं? हम बता सकते हैं। कैसे पता करते हैं? कोई भी वस्तु अगर कंपन कर रही है, कोई भी वस्तु अगर कंपन कर रही है तो क्या हम उसकी फ्रीक्वेंसी पता लगा सकते हैं, उसकी आवृत्ति पता लगा सकते हैं? कैसे लगाते हैं? देखिए, कंपन कर रही किसी वस्तु की आवृत्ति कितनी है, इसका पता लगाने के लिए हमें ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता। सिर्फ वस्तु द्वारा किए गए कंपनों की कुल संख्या, जो भी कंपन उसने किए हैं उसकी कुल संख्या कितनी है, किसकी, कंपनों की, कंपनों की कुल संख्या, उस कुल कंपनों की कुल संख्या के अंदर हमें भाग लगाना होता है किसका, समय का, टाइम का। ठीक है, यानी अगर हम कहना चाहें तो आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी का जो सूत्र होता है, जो फार्मूला होता है, आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी पता करने का जो फार्मूला होता है, सूत्र होता है, वो क्या होता है, वो होता है कंपनों की कुल संख्या अपॉन बटा समय। कंपनों की कुल संख्या डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, आगे बात समझ में। तो जब भी आपको मान लीजिए कोई सवाल दे दिया जाए कि एक वस्तु कंपन कर रही है, मान लीजिए 5 मिनट में 100 कंपन कर रही है, बताइए उसकी आवृत्ति कितनी है। तो टोटल कंपन बताए 100 और मिनट बताई, समय बताया 5, तो 100 बटा 5 कर दीजिए, 100 अपॉन 5 कीजिए और 5 का भाग 100 में लगाइए, 20 हो जाएगा। तो आवृत्ति क्या हो गई, 20 हो गई।
अब 20 बोलना थोड़ा अधूरा अधूरा लग रहा है ना? क्यों लग रहा है? क्योंकि अभी हमने इसमें मात्रक का इस्तेमाल नहीं किया है। अब सवाल उठता है कि आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी को हम नापते किस में हैं? यानी हर चीज को हम नापते हैं, जैसे वजन को हम किलोग्राम में नापते हैं, लंबाई को हम मीटर में नापते हैं, है ना? तो हर चीज को हम नापते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आवृत्ति या जो फ्रीक्वेंसी होती है इसको हम किस में नापते हैं? यानी आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी का मात्रक क्या होता है? हम आपको बताना चाहेंगे आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी का मात्रक होता है कंपन प्रति सेकंड। क्या होता है? कंपन प्रति, ये चिन्ह होता है प्रति का, डिवाइड का और सेकंड। कंपन प्रति सेकंड ये मात्रक होता है। अब मैं मात्रक बना कैसे? क्योंकि हमने क्या किया था, कंपनों की कुल संख्या में भाग लगाया था समय का। तो कंपनों की कुल संख्या यानी ये कंपन, और समय का मात्रक होता है सेकंड, इसलिए ये मात्रक क्या बन गया? कंपन प्रति सेकंड। और ये जो कंपन प्रति सेकंड मात्रक है आवृत्ति का, इसे हम विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? हर्ट्ज। हर्ट्ज, ये हर्ट्ज। और जिसको हम कैपिटल एच और स्मॉल जेड इससे प्रदर्शित करते हैं। हर्ट्ज, ये रे की आवाज पहले आएगी, हर्ट्ज, एच जेड। ये जब रे ऊपर होता है, ये वाला होता है, तो इस रे की आवाज आती है पहले। इस जिस शब्द पे लगा हुआ होता है, जिस अक्षर वर्ण पे लगा हुआ होता है, उस वर्ण से पहले आवाज आती है। तो है रे टे जे, हर्ट्ज, ये इसकी साउंड हुई। और हर्ट्ज को जो प्रदर्शित करते हैं कैपिटल एच और स्मॉल जेड से करते हैं। तो अगर हमसे कोई पूछे आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी का मात्रक क्या होता है, आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी को हम किस में मापते हैं, तो हमारा जवाब होगा हर्ट्ज में। और हर्ट्ज को हम कंपन प्रति सेकंड भी बोलते हैं। और जब भी हमें आवृत्ति पता करनी हो तो उसका फार्मूला क्या होता है? जितने भी कंपन है उनकी जो टोटल संख्या है उसके अंदर जो समय हमें दे रखा है उसका भाग लगा दो। कंपनों की कुल संख्या अपॉन समय, और भाग लगाने से जो भी रिजल्ट आएगा, जैसे यहाँ पे 20 आया था हमारे पास में, तो उसको हम बोलेंगे 20 हर्ट्ज, एच जेड, 20 कंपन प्रति सेकंड या 20 हर्ट्ज, ये बोलेंगे। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारी आवृत्ति की यानी फ्रीक्वेंसी की। अब हम बात करेंगे हमारे अगले महत्वपूर्ण शब्द पर, जिसका नाम है आवर्तकाल, जिसको हम कंपन काल भी कह देते हैं, और अंग्रेजी में बोलते हैं टर्न ओवर टाइम। आवर्तकाल, कंपन काल या टर्न ओवर टाइम पर आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा ये आवृत्ति वाला जो चित्र हमें दे रखा है इसकी व्याख्या करते हैं। देखिए, हमने आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या बताया? हमने बताया कि प्रति सेकंड यानी एक सेकंड में, हर एक सेकंड में होने वाले जो कुल कंपन हैं उनकी संख्या को हम आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी कहते हैं। उदाहरण के लिए जो चित्र हमने दिखाया, देखिए मान लीजिए ये हमारा समय है, एक सेकंड का समय है। मान लीजिए ये एक चित्र तो ऊपर वाला है और एक नीचे वाला है। अब इसमें हम देखते हैं कंपन हो रहे हैं। तो यहां से कंपन शुरू हुआ हमारा, यहां से घूम करके यहां पहुंच गया, यहां से यहां पहुंच गया। तो यहां पे कितने कंपन हुए? 1 2 3, 3 कंपन हो गए। लेकिन अगर हम नीचे वाला चित्र देखें तो यहां पे एक ही सेकंड के अंदर जितने समय में यहां 3 कंपन हुए, यहां कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां पे 8 कंपन हो गए। यानी नीचे वाला जो चित्र है उसमें जो आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी है ध्वनि की, वो ज्यादा है, ऊपर वाले में कम है। ठीक है, तो प्रति सेकंड, एक सेकंड के अंदर होने वाले कंपनों की कुल संख्या को हम आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी कहते हैं। क्लियर? चलिए अब हम बढ़ते हैं आवर्तकाल, कंपन काल या टर्नओवर टाइम पर।
अब देखिए, जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, आवर्तकाल, कंपन काल या टर्नओवर टाइम का मतलब क्या होता है? आवर्तकाल या कंपन काल यानी एक कंपन को पूरा होने में, एक आवृत्ति को पूरा होने में जो समय लगता है उसको हम आवर्तकाल कहते हैं। ठीक है, जैसा कि हमने बताया था कि कोई चीज, किसी चीज की माध्य स्थिति है ये, और इस माध्य स्थिति से हाईएस्ट इधर जाता है ए तक, और ये माध्य स्थिति से हाईएस्ट बी तक इधर जाता है। तो ये जीरो वाली पोजीशन से पहले ए तक पहुंचना और ए से वापस से जीरो वाली पे पहुंचना और फिर जीरो से फिर बी तक पहुंचना और बी से पुनः जीरो तक पहुंचना, ये जो सिस्टम है इसको हम कहते हैं एक कंपन। और इसके अंदर जो समय लगा है इस समय को हम कहेंगे आवर्त काल या कंपन काल। ठीक है, इसी तरह से ध्वनि की अगर हम उसकी बात करें कंपन की, तो ध्वनि की जो तरंगे हैं उसको हम इस तरह से दिखाते हैं। ठीक है, अब यहां से मान लीजिए ये माध्य स्थिति है हमारी, कोई भी माध्य स्थिति है, यहां से हम चल रहे हैं, तो यहां से हम स्टार्ट हुए, माध्य स्थिति से ऊपर चले गए हाईएस्ट, फिर वापस से जीरो पे आ गए, फिर नीचे चले गए हाईएस्ट, और फिर वापस से यहां पर आ गए। तो यहां से और यहां तक ये जो पोजीशन है इसको बोलेंगे हम एक कंपन। ठीक है, और इस एक कंपन में जो समय लगा है उसको हम बोलते हैं आवर्तकाल या कंपन काल, या अंग्रेजी में बोलें तो टर्नओवर टाइम। ठीक है, अब देखिए, आवर्तकाल यानी टर्नओवर टाइम और जो आवृत्ति होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, आवृत्ति फ्रीक्वेंसी, ये दोनों जो शब्द हैं, दोनों जो चीजें हैं, एक दूसरे के व्युत्क्रम होती हैं। कैसी होती हैं? व्युत्क्रम। व्युत्क्रम को अंग्रेजी में बोलते हैं इनवर्स। इनवर्स। तो आवृत्ति और आवर्तकाल दोनों एक दूसरे की इनवर्स होती हैं, व्युत्क्रम होती हैं। ठीक है, अब व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है? व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, अपोजिट। उल्टा मतलब, कहने का मतलब यह है कि यदि आवृत्ति ज्यादा है तो आवर्तकाल कम होगा। आवृत्ति ज्यादा है तो आवर्तकाल कम होगा। उल्टा हो गया ना, अगर आवृत्ति ज्यादा है तो आवर्तकाल कम हो गया, और अगर आवर्तकाल ज्यादा है इसका मतलब आवृत्ति कम है। समझ बात? तो कहने का मतलब यह कि आवृत्ति और आवर्तकाल, फ्रीक्वेंसी और आवर्तकाल, टर्नओवर टाइम जो है, ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, इनवर्स होते हैं। यानी एक के घटने पर दूसरा बढ़ता है और दूसरे के बढ़ने पर पहला घट जाता है। समझ गई बात? अच्छा, व्युत्क्रम का मतलब समझ गए? व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। इसका मतलब होता है यदि आवृत्ति अधिक होती है तो आवर्तकाल कम होगा, और यदि आवर्तकाल अधिक होता है तो इसका मतलब है कि आवृत्ति कम है। जहां तक बात आवर्तकाल के मात्रक की है, यूनिट की है, आवर्तकाल को किसमें नापते हैं, तो सिंपल सी बात है, क्योंकि हम आवर्तकाल का मतलब क्या होता है? एक कंपन में लगा हुआ समय। ठीक है, और समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड।
इसलिए आवर्त काल या कंपन काल या टर्नओवर जो टाइम होता है, इसका जो मात्रक होता है वो भी सेकंड होता है। ठीक है। अच्छा, ये बात समझ में आई कि नहीं आई आपको कि आवृत्ति और आवर्तकाल एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, इनवर्स होते हैं। इसका मतलब क्या है? देखिए, मैं दो चित्र बना के दिखाता हूं आपको। देखिए, ये चित्र बनाया मैंने और ये माध्य स्थिति है। ठीक है। और एक चित्र मैंने बनाया ये वाला। ठीक है। अब साफ दिख रहा है कि ऊपर वाले चित्र में आवृत्ति कैसी है, फ्रीक्वेंसी कैसी है? कम है। 1, 2, 3 और 4। ठीक है, फ्रीक्वेंसी कम है। और नीचे वाले चित्र में आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। ठीक है। अब आवृत्ति ऊपर वाले में कम है, इसका मतलब ये जो हाइट है इसको हम बोलते हैं श्रृंग। इसको श्रृंग कहते हैं, श्रृंग। और इसको कहते हैं, जो नीचे की तरफ आ रहा है इसको कहते हैं गर्त। ठीक है। तो दो श्रृंगों के बीच में अगर हम गैप देखें तो गैप ज्यादा है, और दो श्रृंगों के बीच में गैप ज्यादा है, इसका मतलब समय ज्यादा लग रहा है। तो आवृत्ति कम है तो समय ज्यादा लग रहा है। नीचे देखिए, आवृत्ति ज्यादा है तो इन श्रृंगों के बीच में दूरी कम है, यानी समय कम लग रहा है। ये श्रृंगों के बीच की जो दूरी है ये समय को बता रही है। ठीक है, आगे बात समझ में? तो आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी और आवर्तकाल जो होता है ये एक दूसरे के व्युत्क्रम होता है, इनवर्स होता है, मतलब उल्टा होता है। एक के बढ़ने पर दूसरा कम हो जाता है और दूसरे के कम होने पर पहला बढ़ जाता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे ध्वनि से संबंधित पांचवें प्रमुख शब्द पर, जिसका नाम है तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य, जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में वेव लेंथ। तरंग को अंग्रेजी में बोलते हैं वेव, और दैर्ध्य यानी लेंथ, लंबाई, तरंग की लंबाई। ठीक है। अब देखिए, ये हमने कोई ध्वनि तरंग का चित्र बना रखा है। थोड़ी देर पहले भी हमने एक चित्र बना के दिखाया था आपको, और हमने बताया था कि ये जो ध्वनि तरंग है ये तो माध्य स्थिति यानी जीरो वाली पोजीशन है। ठीक है। तो कोई भी ध्वनि तरंग जैसे यहां से माध्य स्थिति से उठी, ऊपर गई, अधिकतम विस्थापन हुआ, फिर वापस से माध्य स्थिति पे लौटी, फिर नीचे गई और पुनः माध्य स्थिति पे आ गई। तो यहां से और यहां तक की जो दूरी है, ये जो है, इसको हम कहते हैं एक तरंग। ये एक वेव हो गई। ठीक है। और वेवलेंथ का मतलब क्या है? तरंग दैर्ध्य का मतलब क्या है? अब देखिए, इस वेव को अगर हम देखें, इस तरंग को हम देखें, चित्र में जो दे रखी है हमें, इसमें देखिए ये ऊपर वाले सिरे जो हैं ये हमें नजर आ रहे हैं। ठीक है। और नीचे वाले सिरे भी नजर आ रहे हैं। तो ऊपर वाले सिरों को हम श्रृंग कहते हैं। थोड़ी देर पहले हमने बताया था श्रृंग। श्रृंग, इस श्रृंग को हम चोटी भी कह देते हैं, और अंग्रेजी में इसको हम कहते हैं क्रस्ट। क्या कहते हैं? क्रस्ट। CREST, क्रस्ट। ये लिखा हुआ है क्रस्ट। ठीक है। इसी तरह से ये जो नीचे वाला हिस्सा है, अधिकतम विस्थापन है, इसको हम कहते हैं गर्त। गर्त यानी गड्ढा, गर्त। और इस गर्त को हम अंग्रेजी में ट्रफ भी कहते हैं।
ट्रफ। क्या कहते हैं? ट्रफ। TROUGH। रफ के आगे ROUGH रफ होता है, रफ के आगे टी लगा दो, क्या बोलते हैं? ट्रफ। ROUGH रफ होता है, इसमें टी लगा दो, ट्रफ यानी गर्त। ठीक है। तो तरंग दैर्ध्य का मतलब क्या होता है? किसी भी ध्वनि तरंग में दो श्रृंगों यानी दो क्रस्टों या दो गर्तों यानी दो ट्रफों, इनके बीच की जो दूरी है उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ। ठीक है। तरंग दैर्ध्य का मतलब क्या होता है? किसी भी ध्वनि तरंग के दो श्रृंगों, दो चोटियों या दो क्रस्टों या दो गर्तों यानी दो ट्रफों के बीच की जो दूरी होती है उसको हम तरंग दैर्ध्य कहते हैं। और ये जो तरंग दैर्ध्य है ये समय को भी इंडिकेट करता है। जितना ज्यादा तरंग दैर्ध्य ज्यादा होगा इसका मतलब समय ज्यादा लग रहा है। ठीक है, जैसा कि थोड़ी देर पहले भी हमने आपको बताया था। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ध्वनि की चाल पर, स्पीड ऑफ साउंड पर। ध्वनि की चाल के बारे में यानी स्पीड की जो स्पीड ऑफ साउंड के बारे में हम आपको पहले चर्चा कर चुके हैं सारी। हमने आपको बताया था कि ध्वनि की जो चाल है यानी प्रति सेकंड कितनी दूरी तय करती है ध्वनि। तो ध्वनि की चाल हमने आपको बताई थी 0 डिग्री सेंटीग्रेड का जो तापमान है उस तापमान पर ध्वनि की जो चाल है वो हवा में कितनी होती है? 331 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है। और हमने आपको यह भी बताया था कि ये जो ध्वनि की चाल होती है यह माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करती है। माध्यम की प्रकृति का मतलब माध्यम ठोस है, द्रव है या गैस है। किस तरह का माध्यम है? माध्यम जितना ज्यादा सघन होगा यानी माध्यम के कण जितने ज्यादा पास पास होंगे उस माध्यम में ध्वनि की चाल उतनी ही ज्यादा होती है। और अगर माध्यम के कण दूर दूर हैं तो उस माध्यम में ध्वनि की चाल कम होती है। ठीक है, जैसे कि हम आपको बता चुके हैं। और यही कारण है कि ध्वनि की जो चाल है वो ठोस में सर्वाधिक होती है, क्योंकि ठोस के अंदर माध्यम के जो कण होते हैं बहुत पास पास होते हैं। इसके बाद में द्रव के अंदर माध्यम की जो हमारी ध्वनि की जो चाल होती है उसका नंबर आता है। और ध्वनि की चाल सबसे कम किस में होती है? वो होती है गैस में। ठीक है। और हवा में ध्वनि की चाल कितनी होती है हम आपको बता ही चुके हैं। 0 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर हवा के अंदर ध्वनि की जो चाल होती है, स्पीड ऑफ साउंड होती है, वो होती है 331 मीटर प्रति सेकंड। एक सेकंड में 331 मीटर दूरी तय करती है ध्वनि 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर। और किसमें? हवा के अंदर। ठीक है। यहां पे सवाल उठता है, कई तरह के सवाल बनते हैं कि ध्वनि की सर्वाधिक चाल किसमें होती है, कौन से माध्यम में होती है? जवाब है ठोस। ध्वनि की सबसे कम चाल किसमें होती है? जवाब है गैस। अब ध्वनि की हवा में जो चाल होती है वो कितनी होती है? वो होती है 331 मीटर प्रति सेकंड। जो ध्वनि की 331 मीटर प्रति सेकंड जो चाल होती है हवा के अंदर, वो कितने डिग्री तापमान पर होती है? वो होती है 0 डिग्री तापमान पर। एक सवाल यह भी उठ सकता है कि अगर हम हवा का तापमान 0 डिग्री से बढ़ा दें तो ध्वनि की गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो अगर तापमान हम बढ़ा देते हैं तो ध्वनि की गति जो है वो कम हो जाएगी। क्यों हो जाएगी कम? क्योंकि ध्वनि के जो कण, हवा के जो कण हैं उनकी दूरी बढ़ जाएगी और दूरी बढ़ने से
गति कम हो जाती है। अगर सवाल आ जाए कि अगर हम हवा का तापमान 0 डिग्री से कम कर दें तो ऐसी स्थिति में हवा की जो चाल है, हवा में जो ध्वनि की जो चाल है वो बढ़ जाती है। जैसा कि रात्रि में होता है, रात के समय पे होता है, या बारिश के बाद में हम देखते हैं कि आवाज हमें ज्यादा साफ सुनाई देती है। ठीक है, चलिए, ये तो बात हो गई हमारी ध्वनि से संबंधित 6 प्रमुख शब्दों पर। ठीक है, अब हम बात करेंगे ध्वनि के कुछ खास गुणों पर। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे।